कालीकट से केवल 8 किलोमीटर दूर एक अत्यंत सुंदर समुद्री तट बसा हुआ है, मराड बीच। शुक्रवार की सभागी शाम भी रोज की तरह राया समाज के कुछ मछुआरे यहाँ बने रेत के टीलों पर बैठे आपस में बातें कर रहे थे। पास ही बने मंदिर में शाम की पूजा का समय हो चला था और इस मंदिर से आ रही घंटियों की हल्की आवाज के अलावा मराड बीच पर आज संपूर्ण शांति थी। कि तभी अचानक इस शांति को भंग करते हुए एक विशालकाय भीड़ इस बीच पर प्रकट होने लगती है। भीड़ जिसमें शामिल हर आदमी की आंखों में खून उतरा हुआ था और हाथों में तलवार, चाकू और दरांती जैसे हथियार लहरा रहे थे। यहाँ बैठे आपस में बतिया रहे इन निहत्थे मछुआरों को जैसे ही आभास होता है कि वो भीड़ उनकी ही तरफ आ रही है तो ये बेचारे यहाँ से भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगले कुछ ही क्षणों में साफ हो जाता है कि खून की प्यासी हथियारबंद भीड़ चारों दिशाओं से इस बीच को घेर चुकी है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, नफरत के गुस्से में उबल रहे स्थानीय मुसलमानों की ये भीड़ यहाँ मौजूद लोगों के ऊपर अपने तेजधार हथियारों से हमला बोल देती है और पूरे 10 मिनट तक अंधाधुंध वार करने के बाद जब रुकती है तब तक कुल 9 लोग मारे जा चुके होते हैं। अत्यंत क्रूरता के साथ मार दिए गए 9 हिंदुओं में 6 राया मछुआरों के अलावा मंदिर से पूजा करके वापस लौट रहा एक श्रद्धालु और पास ही चाय की स्टॉल लगाने वाला एक 3 बच्चों का बाप भी शामिल था। केवल 10 मिनट चला यह अटैक इतना ज्यादा सुनियोजित था कि उस भीड़ का हर आतंकी पुलिस के पहुंचने से बहुत पहले ही रोड पर इंतजार कर रही गाड़ियों में बैठ यहां से गायब भी हो गया था। आने वाले दिनों में पुलिस को इस बीच पर जगह जगह रेत के नीचे दबे हथियार मिलते हैं। इसके अलावा पास ही स्थित एक मस्जिद से 3 दर्जन बॉम्ब्स और तलवार चाकू का एक बड़ा जखीरा भी बरामद किया जाता है। जखीरा जिसमें रखे हथियार अभी भी खून में सने हुए थे। मीडिया को दिए अपने बयान में उस समय केरल के पुलिस कमिश्नर रहे टी.के. विनोद कहते हैं कि इस ऑपरेशन को एक बहुत प्रभावशाली संगठन द्वारा अंजाम दिया गया है और केवल 10 मिनट चले इस अटैक के पीछे एक समुदाय विशेष के लोगों का हाथ है। लेकिन देश के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे राज्य का कमिश्नर उस संगठन और समुदाय का नाम अपनी जबान पर लाने की हिम्मत नहीं कर पाता और इसका एक बहुत अच्छा कारण भी था। इस समय कांग्रेस के एक एंटनी केरल के मुख्यमंत्री थे और राज्य में यूडीएफ की गठबंधन सरकार थी। एक गठबंधन जिसमें कांग्रेस के अलावा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और केरल कांग्रेस समेत कई स्थानीय वामपंथी पार्टी शामिल थी। इस केस की शुरुआती जांच में क्राइम ब्रांच के आईजी महेश कुमार सिंगला अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में कहते हैं कि मराड बीच पर हुए इस नरसंहार के पीछे नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट यानी कि एनडीएफ नामक एक संगठन का हाथ है। लेकिन जल्द ही सिंगला के ऊपर कुछ अदृश्य ताकतों का दबाव पड़ता है और कमिश्नर साहब की तरह वो भी इस संगठन का नाम लेना बंद कर देते हैं। जनता और ऑपोजिशन के लगातार बढ़ रहे दबाव में यूडीएफ सरकार द्वारा जस्टिस थॉमस पी जोसेफ की अगुवाई में एक जांच आयोग का गठन कर दिया जाता है और 3 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद इस आयोग की अंतिम रिपोर्ट को आखिर सार्वजनिक भी कर ही दिया जाता है। भीषण राजनीतिक दबाव के बावजूद जज जोसेफ द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट की प्रमुख फाइंडिंग्स में से कुछ इस प्रकार थी। उस समय के मुख्यमंत्री ए.के. एंटनी और केरल के उद्योग मंत्री और आईयूएमएल नेता पी.के. कुनलीकुट्टी ने हर संभव प्रयास किया था कि इस नरसंहार की सीबीआई जांच न होने पाए। इस नरसंहार में भूमिका निभाने वाले लोगों में सूरज मोहम्मद जैसे कलेक्टर लेवल के वरिष्ठ अधिकारी और आईयूएमएल के पीपी मोहिद्दीन कोया और माई हाजी जैसे बड़े नेता भी शामिल थे। इस नरसंहार की प्लानिंग और फाइनेंसिंग में कई राजनीतिक दल और संगठन शामिल थे जैसे कि आईयूएमएल और एनडीएफ। आपको लग रहा होगा कि जोसेफ आयोग की रिपोर्ट के साथ इस कहानी का अंत हो गया होगा, लेकिन नहीं। यहाँ से तो भारत को हिंदू मुक्त बनाने वाली इस कहानी का असली आरंभ होता है। दिन दहाड़े हिंदुओं की बलि चढ़ाने के बाद भी केरल की वामपंथी सरकारों के संरक्षण में एनडीएफ दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करता रहा। हर साल 15 अगस्त पर वर्दीधारी परेड्स निकाल भड़काऊ नारे लगाता रहा और देखते ही देखते पीएफआई बन गया। वही पीएफआई जो आज 20 साल बाद अपने मिशन 2047 के तहत भारत गणराज्य को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ हिंदुस्तान बनाने का षड्यंत्र रच चुका है।